हेलो बैंकर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम एमएसएमई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द concept of a cluster in the context of MSME डेवलपमेंट। जब हम MSME डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर क्लस्टर का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लस्टर का मीनिंग ही समझ लेते हैं। तो देखो, क्लस्टर बेसिकली कुछ MSMEs का ग्रुप होता है जो कि एक स्पेसिफिक सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, और ये जो MSMEs हैं वो साथ में मिलकर काम करते हैं, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को यूज करते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मान के चलिए हमारा यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है, जहां पर कारें वगैरह बनती हैं, तो 20 MSME जो है इस सेक्टर के अंदर ऑपरेट करते हैं, यानी कि वो सेम नेचर का जो है वो काम करते हैं। तो इन 20 MSMEs ने मिलकर अपना एक ग्रुप जो है वो बना लिया है, ठीक है। और ये जो ग्रुप है वो बेसिकली जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिसोर्सेज है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, उसको आपस में शेयर करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बना है 20 MSME का, यही आपका क्लस्टर जो है वो कहलाएगा। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो, अगर ये MSME जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगी तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो, जो MSMEs कंपनीज होती हैं वो बहुत ही छोटे लेवल पे काम करती हैं, उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर पाए। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए ही क्लस्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है, जहां पर हम लोग एक स्पेसिफिक सेक्टर में जो MSME ऑपरेट कर रहे हैं, सेम नेचर का काम कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप बना देते हैं ताकि वो साथ में मिलकर काम कर सके। अब देखो, ये जो 20 MSMEs है, अगर ये साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्वायर भी कर पाएंगे और उसको यूटिलाइज भी कर पाएंगे, जिनसे इनकी कॉम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज होगी और इनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रैंडम कलेक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन अ जियोग्राफिकल एरिया। तो ये गलत है। देखो, रैंडम सिलेक्शन नहीं की जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो MSME का ग्रुप बनता है ना, वो जो MSMEs होती हैं वो सेम काम करती होनी चाहिए, यानी कि वो सेम सेक्टर से जो है वो बिलोंग करती होनी चाहिए, इसीलिए ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन भी देखो, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ MSMEs विद शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर मार्केट्स और बिजनेस लिंकेज। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक सेक्टर के अंदर जितने भी यहाँ पर MSMEs ऑपरेट कर रही है, सेम नेचर का काम कर रही है, उनका जो ग्रुप होता है जो कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर मार्केट को शेयर करते हैं, आपस में लिंकेज बिजनेस लिंकेज का यूज करते हैं, वही आपका यहाँ पर क्लस्टर जो है वो कहलाता है। उसके बाद देखो, ग्रुप ऑफ MSMEs दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरफॉर्म कॉर्पोरेशन। तो ये भी गलत है। ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, बल्कि ये साथ में मिलकर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ए नेटवर्क ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सपोर्टिंग MSME इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन बी है वो बेस्ट तरीके से डिफाइन करता है कि क्लस्टर क्या होता है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच इन MSME। तो क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच जो है MSME की, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है। पहला देखो, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ MSMEs टू अवॉइड एक्सेसिव कंपटीशन, यानी कि MSME का जो नंबर है उसे रिड्यूस कर देना ताकि जो एक्सेसिव कंपटीशन है उसे अवॉइड किया जा सके। या फिर MSME को प्रमोट करना कि वो इंडिपेंडेंट होकर काम करे, बिना किसी से रिसोर्सेज को शेयर करे। या फिर MSME की ग्रोथ को लिमिट कर देना लोकल मार्केट्स तक। या फिर टू इनहांस प्रोडक्टिविटी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSME। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच का, वो यही होता है कि MSME के ग्रुप बना दिए जाए ताकि वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर करके काम कर पाए और उनकी जो प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बेनिफिट ऑफ क्लस्टर बेस्ड MSME डेवलपमेंट। जब हम यहाँ पर क्लस्टर बेस्ड MSME डेवलपमेंट करते हैं, MSME सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, तो ये जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है इसका की बेनिफिट हमें क्या मिलता है। पहला, डिक्रीज कंपटीशन अमंग MSME। तो MSME के अंदर जो कंपटीशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। या फिर इनहांस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है बिजनेसेस का, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म के अंदर वो इंक्रीज होती है, साथ के साथ उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाता है।
या फिर रिड्यूस नीड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम बैंक्स, बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो नीड है वो कम हो जाती है। या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ एमएसएमई टू डोमेस्टिक मार्केट ओनली, तो हम डोमेस्टिक मार्केट तक ही एमएसएमई को रिस्ट्रिक्ट कर देते, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर की बेनिफिट होता है, ठीक है। जब सारे जो कंपनीज होती हैं, एमएसएमईज होती हैं, वो साथ में मिलकर काम करती है ना, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज होता है, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं, ठीक है। और साथ के साथ उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी मिल जाता है जिसको वो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई क्लस्टर। तो देखो जो एमएसएमई क्लस्टर को जो हम डेवलप करते हैं, यानी कि जो ग्रुप बनाते हैं, तो उसकी मेनली 4 स्टेजेस होती है। तो कौन सी ऐसी स्टेज है जो कि उन 4 स्टेजेस के अंदर नहीं आती है? इनिशियल फेज, ग्रोथ फेज, डिक्लाइन फेज या फिर एक्सटिंक्शन फेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिक्लाइन फेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो 4 फेजेस हैं या फिर 4 स्टेजेस हैं वो है इनिशियल, ग्रोथ, एक है आपकी मेच्योरिटी, ठीक है, और चौथी होती है आपकी एक्सटिंक्शन फेज। देखो इनिशियल फेज के अंदर हम ग्रुप को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि अभी अभी ग्रुप जो है वो बना ही होता है। ग्रोथ फेज के अंदर ग्रुप काफी जो है वो ग्रोथ कर चुका होता है, ठीक है, यानी कि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई होती है। और मेच्योरिटी स्टेज के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो पीक पे पहुंच जाते हैं, यानी कि हम मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो अचीव कर चुके होते हैं, और यहां से हमारा जो डिक्लाइन फेज है वो स्टार्ट हो जाता है। वैसे डिक्लाइन फेज कोई फेज नहीं है, बल्कि ये आउटकम है एक्सटिंक्शन फेज का। जब हमारा एक्सटिंक्शन फेज आता है ना, तो यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। डिक्लाइन करने का मतलब है कि जो हमारे एमएसएमईज हैं वो या तो ग्रुप को छोड़कर चले जाते हैं या फिर वो अपना बिजनेस जो है वो बंद कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर आकर ग्रुप जो है वो खत्म हो जाता है एक तरीके से। तो डिक्लाइन कोई फेज नहीं होता, वो बेसिकली एक्सटिंक्शन फेज का ही एक आउटकम होता है, ठीक है। तो 4 स्टेजेस कौन से होते हैं? इनिशियल फेज, ग्रोथ फेज, मेच्योरिटी फेज और एक्सटिंक्शन फेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट रोल डज क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्ले इन एमएसई सीडीपी स्कीम। देखो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि हमारी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने जो है वो लॉन्च की है। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था, तो अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस स्कीम के अंदर जो क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है उसका क्या रोल होता है? पहला, टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, मतलब कि जो एमएसएमई इंटरप्राइजेस हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, या फिर टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद इन द क्लस्टर। तो क्लस्टर के अंदर जितने भी यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उनको फैसिलिटेट करना और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ताकि इन एक्टिविटीज को सही तरीके से परफॉर्म किया जा सके और क्लस्टर की डेवलपमेंट की जा सके। या फिर टू रेगुलेट एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करवाना, ठीक है, और रेगुलेट करना। या फिर रिप्लेस एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑनर इन द क्लस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो मेन रोल होता है वो यही होता है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करना और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ताकि जो क्लस्टर है और क्लस्टर के अंदर जो एमएसएमईज हैं उनके यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फंडिंग अप्रोच इज कॉमनली यूज्ड टू डेवलप एमएसएमई क्लस्टर। तो जब यहाँ पर एमएसएमई क्लस्टर को डेवलप किया जाता है तो उनको यहाँ पर फंड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी फंडिंग अप्रोच का जो है वो यूज किया जाता है? पहला देखो, सोली गवर्नमेंट फंडिंग, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं। या फिर प्राइवेट वेंचर कैपिटल ओनली, हम सिर्फ प्राइवेट सोर्सेज से फंडिंग लेते हैं। या फिर मिक्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड क्लस्टर फाइनेंसिंग, यानी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज करते हैं और क्लस्टर फाइनेंसिंग का भी यूज करते हैं। या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट लोकल पार्टिसिपेशन, यानी कि हम सीधा बाहर से ही फंडिंग मंगवा लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नॉर्मली हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप मानी जाती है हमारी जैसी कंट्री के अंदर, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं कॉमन प्रोजेक्ट के ऊपर। क्लस्टर फाइनेंसिंग के अंदर ग्रुप साथ में मिलकर जो है लोन वगैरह ले लेता है बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो देखो जो हमारे एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जब हम एमएसएमई क्लस्टर को डेवलप करते हैं और उनसे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या रिजल्ट जो है वो मिलते हैं? पहला कि जो इनकम और इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। या फिर हायर कम्युनिटी एम्पावरमेंट और सस्टेनेबिलिटी मिलती है। और कंपटीशन जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है क्लस्टर के मेंबर्स के बीच में। या फिर बेटर एक्सेस टू फाइनेंस एंड मार्केट लिंकेज। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पर क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन नहीं होता है, यानी कि चाहे ये जो एमएसएमई है वो जो ग्रुप है
वो साथ में मिलकर काम कर रहा है, पर उनके बीच में फिर भी कंपटीशन जो है वो रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि वो एक कंपनी बन चुकी है, ऐसा नहीं है, वो है तो सेपरेट सेपरेट ही है, वो अपना अलग अलग प्रॉफिट जो है वो कमाएंगे, बस वो रिसोर्सेज को जो है वो शेयर करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे एक क्लास है, एक क्लासरूम है, एक स्कूल के अंदर एक क्लासरूम है, उसके अंदर 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनके लिए कॉमन टीचर है, उसके लिए कॉमन टीचर है जो कि 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ठीक है। अब देखो ये जो 40 स्टूडेंट्स हैं वो रिसोर्सेस कॉमन यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि स्कूल के रिसोर्सेज को यूज करें, पर इनके बीच में कंपटीशन तो है ना कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है। तो सेम चीज यहाँ पर रहती है कि यहाँ पर कंपटीशन जो है वो एलिमिनेट नहीं हो पाता है। बाकी इनकम और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले एक इन्वेस्टमेंट करता था, एक इनकम कमाता था, अब 20 के 20 कमाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। कम्युनिटी एम्पावरमेंट भी होती है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह काफी जो है वो बढ़ जाती है, और फाइनेंस का भी एक्सेस जो है वो मिल जाता है, और मार्केट लिंकेज भी हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर ऑफ एमएसएमई क्लस्टर अंडर द एमएसई सीडीपी स्कीम। तो हमारी जो एमएसई और सीडीपी स्कीम है उसके अंदर एमएसएमई क्लस्टर का जो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है उसको कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है। पहला, 100% फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स, यानी कि सभी प्रोजेक्ट्स के लिए 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। या फिर एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट टू बी बोर्न बाय इंडिविजुअल एमएसएमई इन द क्लस्टर, यानी कि जो इंडिविजुअल एमएसएमई होते हैं वो सारा का सारा प्रोजेक्ट का खर्चा उठाते हैं। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बेनिफिशियरी शेयर, यानी कि तीनों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जो बेनिफिशियरी यानी कि जो एमएसएमई है, वो तीनों मिलकर जो है फंडिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि फंडिंग के अरेंजमेंट जो है वो करते हैं। यानी कि कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे देती है, और कुछ पैसा बेनिफिशियरी खुद लेकर आता है प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद फुल फाइनेंसिंग बाय प्राइवेट इन्वेस्टर विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका यहाँ पर करेक्ट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है एमएसएमई क्लस्टर प्रोजेक्ट्स के लिए अंडर द स्कीम एमएसएमई सीडीपी स्कीम। ओके, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ अ क्लस्टर, यानी कि एक क्लस्टर के खत्म होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, तो ऐसा कौन सा कारण है जो कि यहाँ पर एक्सटिंक्शन ऑफ अ क्लस्टर का रीजन नहीं होता है। पहला, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंस, यानी कि जो एमएसएमई ग्रुप है यानी कि जो क्लस्टर है वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, यानी कि पुरानी हो चुकी है, उसकी जगह पर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसकी वजह से जो क्लस्टर है वो इंस्टिंक्ट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चेंजिंग कंज्यूमर डिमांड, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर कंज्यूमर की जो डिमांड है वो लगातार चेंज होती रहती है तो जो क्लस्टर है वो कंज्यूमर की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है, अल्टीमेटली उसकी सेल्स वगैरह कम हो जाती है और वो बंद हो जाता है। इंक्रीज इंटरफर्म कोलैबोरेशन, तो देखो इसकी वजह से तो क्लस्टर की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। अगर इंटरफर्म कोलैबोरेशन इंक्रीज होता है यानी कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है, वो साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उससे तो क्लस्टर जो है वो डेवलप होगा, ना कि इंस्टिंक्ट होगा। तो ये रीजन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो कि क्लस्टर के एक्सटिंक्ट होने का कारण जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी भी देख लो, इनएबिलिटी टू अडेप्ट न्यू बिजनेस मॉडल, अगर कोई न्यू बिजनेस मॉडल है और बिजनेस उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो क्लस्टर होते हैं एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखो, द प्रोग्राम इंक्लूड्स बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड इंटरवेंशन, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो ये जो प्रोग्राम है ना ये सॉफ्ट और हार्ड इंटरवेंशन दोनों पे ही फोकस करते हैं। सॉफ्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें अंदर जो ट्रेनिंग स्किल्स होती हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, जो हमारे इंप्लॉयज उनकी स्किल्स को एनहांस करना है, वो चीजें आ जाती है। और हार्ड इंटरवेंशन के अंदर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना या फिर न्यू प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर करना, तो वो सारी चीजें हार्ड इंटरवेंशन के अंदर आ जाती है। तो दोनों चीजों के ऊपर फोकस जो है वो किया जाता है स्कीम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद इट इज मैनेज बाय सोनली बाय प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये गलत है। इसको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज नहीं करती है। उसके बाद इट एम्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, तो इसका जो एम है वो यही है कि प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए और कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज किया जाए। तो ऑप्शन ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट रिक्वायर्स एमएसएमई टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो यहाँ पर एमएसएमई की रिक्वायरमेंट है कि उसे कम से कम प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये भी यहाँ पर जो है वो गलत है, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड सी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि हमारा जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ ये जो दो स्टेटमेंट्स है वही यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, एज पर आरबीआई डेफिनेशन व्हेन इज एन एमएसएमई कंसीडर्ड सिक। अगर हम आरबीआई की डेफिनेशन की बात करें तो कब हम मानेंगे कि जो एमएसएमई है वो बीमार हो चुकी है। बीमार होने का मतलब है कि वो किसी भी तरह की फाइनेंशियल डिफिकल्टी की जो है वो फेस कर रही है, और अगर ये फाइनेंशियल डिफिकल्टी कंटिन्यू रहती है लंबे समय तक तो एमएसएमई जो है वो बंद हो जाएगी। पहले देखो, व्हेन इट कैश लॉसेस एक्सीड 25% ऑफ द नेटवर्थ इन द लास्ट ईयर। अगर पिछले साल जो कंपनी का जो कैश लॉस है वो उसके नेट वर्थ के 25% से एक्सीड कर जाता है तब, या फिर व्हेन एनी बॉर्बल अकाउंट रिमेन्स एनपीए फॉर मोर देन 3 months और नेट वर्थ इरोजन रीचेस 50%। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, अगर कोई एमएसएमई है, मान के चलिए एक यहाँ पर एबीसी कंपनी है जो कि एमएसएमई के अंदर आती है, उसने बैंक से 1 करोड़ का लोन यहाँ पे जो है वो लिया था, और ये जो 1 करोड़ का लोन है वो एनपीए बन चुका है, और ये लगातार 3 महीनों तक एनपीए जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम मानेंगे कि जो एनपीए है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रही है, यानी कि वो सिक हो चुकी है। ठीक है, और इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। या फिर अगर ये नहीं होता है तो अगर कंपनी की जो नेट वर्थ है वो 50% से कम हो जाती है, जैसे कि पहले उसकी जो नेट वर्थ थी वो 100 करोड़ थी, अब उसकी जो नेट वर्थ है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रह गए, तब भी हम मानेंगे कि ये जो एमएसएमई है वो सिक हो चुकी है, यानी कि बीमार हो चुकी है। थर्ड ऑप्शन देखो, व्हेन इट फेल्स टू पे सप्लाई फॉर 90 डेज, यानी कि वो 90 डेज तक अगर सप्लायर्स को पेमेंट नहीं कर पाते तो ये तो गलत है। व्हेन इट इज अनेबल टू एक्सपैंड ऑपरेशन फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कि लगातार 2 सालों तक वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, व्हाट इज द टाइम फ्रेम विद इन विच अ रिहैबिलिटेशन पैकेज शुड बी इंप्लीमेंटेड वंस एमएसएमई इज डिक्लेयर्ड पोटेंशियली विएबल। देखो, पहले दो टर्म्स हैं जिनका मतलब आपको समझना पड़ेगा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे। पहला है रिहैबिलिटेशन पैकेज और पोटेंशियली विएबल। देखो, पोटेंशियली विएबल का मतलब यहां पर क्या है, देखो कोई ऐसी एमएसएमई जो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो है वो फेस कर रही है, साथ ही साथ वहां पर हमें नजर आ रहा है कि ये जो एमएसएमई है अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे ना तो वो इस फाइनेंशियल डिफिकल्टी से बाहर निकल पाएगी। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए एक एमएसएमई है, ठीक है, वो इस समय जो है बहुत ज्यादा लॉसेस जो है वो फेस कर रही है, बहुत ज्यादा लॉसेस जो है वो फेस कर रही है, तो और हमें लग रहा है कि अगर हमने इस समय इसको सपोर्ट कर दिया तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी, यानी कि अगले साल से ये प्रॉफिट कमाना जो है वो स्टार्ट कर देगी। बस इसे थोड़ा सा हाथ देने की हमें यहाँ पर जरूरत है, यानी कि हेल्प करने की जरूरत है, तो ये पोटेंशियली विएबल जो है वो कहलाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई भी जो हमारी एमएसएमई है उसको पोटेंशियली विएबल डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसके बाद ना वहां पर उसे रिहैबिलिटेशन पैकेज जो है वो ऑफर किया जाता है। रिहैबिलिटेशन पैकेज के अंदर बेसिकली हम ऐसी एमएसएमई को सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं, या तो हम उसको एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो अपना काम कर सके और अगले साल प्रॉफिट कमाकर अपना लॉसेस वगैरह को कवर कर पाए, या फिर उसके जो एग्जिस्टिंग लोन्स होते हैं उसको रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, जैसे कि लोन की अमाउंट थोड़ी सी कम कर देते हैं, या फिर जो इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, या फिर थोड़ा और ज्यादा टाइम पीरियड जो है वो दे देते हैं। तो अगर यहाँ पर एक बार एमएसएमई को पोटेंशियली विएबल डिक्लेयर कर दिया गया है तो कितने टाइम फ्रेम के अंदर रिहैबिलिटेशन पैकेज को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, 3 months, 6 month, 1 year या फिर 2 years। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, 6 month इज द करेक्ट आंसर। 6 महीनों के अंदर अंदर में रिहैबिलिटेशन पैकेज इंप्लीमेंट करना पड़ता है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल कॉज ऑफ एमएसएमई सिकनेस। देखो, जो एमएसएमई सिकनेस है, सिकनेस का मतलब कि अगर वो जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रही है तो एमएसएमई सिकनेस के ना बहुत सारे इंटरनल कोज होते हैं। इंटरनल कोज का मतलब है कि इसके लिए ना कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक कंपनी है वो प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं करते जिसकी वजह से उसे लॉसेस हो रहे हैं, तो ये जो कॉज है वो इंटरनल कॉज है। और एक्सटर्नल कॉज क्या होता है, कोई अगर बाहर से कोई चीज हो जाती है, जैसे मान के चलिए इकोनॉमी अचानक से काफी डाउन चली गई, तो इसका कंपनी की इस चीज के ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो एक एक्सटर्नल कॉज है। तो इसमें से कौन सा इंटरनल कॉज है, पहला पुअर मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, तो बिल्कुल ये इंटरनल कॉज है। अगर हमारे जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही है, ठीक है, पुअर मैनेजमेंट कर रही है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंटरनल कॉज है एमएसएमई सिकनेस की। फिर हाई लेबर कॉस्ट एंड वर्कफोर्स डिस्प्यूट, ये भी करेक्ट है। अगर कंपनी लेबर कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जो वर्क फोर्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं जिसकी वजह से काम रुक रहा है, तो ये भी एक रीजन है। उसके बाद सडन इंक्रीज इन कंपटीशन फ्रॉम लार्ज इंटरप्राइजेस, तो लार्ज इंटरप्राइजेस
की ग्रोथ होने की वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, या फिर ओवर डिपेंडेंस ऑन सिंगल कस्टमर और सेल्स। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक्सटर्नल कॉज है, ये एक्सटर्नल कॉज है, क्योंकि लार्ज इंटरप्राइजेस के ऊपर कंपनी का कंट्रोल नहीं है, वो उनको दबा नहीं सकती है, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। वो अगर डेवलप कर रही है तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एक एक्सटर्नल कॉज हुआ। बाकी अगर एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कस्टमर पे डिपेंडेंट हो रही है सेल्स के लिए, तो अगर वो सिंगल कस्टमर चला गया तो अचानक से कंपनी की सेल्स गिर जाएंगी, जिससे प्रॉफिट गिर जाएगा और कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करेगी। तो ये एक यहाँ पर इंटरनल कॉज है, तो इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है एमएसएमईज को। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर इज अ मेजर रीजन फॉर एमएसएमई सिकनेस। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर की जो है वो बात की जा रही है, तो मैंने बता दिया एक्सटर्नल फैक्टर जिनके ऊपर कंपनी का कंट्रोल नहीं होता है। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, तो ये तो एक इंटरनल कॉज हुआ। अगर कंपनी के पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है तो वो अपना काम सही तरीके से कर नहीं पाएगी। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये भी इंटरनल कॉज है कि अगर कंपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग बाय एंटरप्रेन्योर्स, तो ये भी एक इंटरनल कॉज है। अगर एंटरप्रेन्योर्स जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड इकोनॉमिक डाउनटाउन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखो गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर कंपनी का कंट्रोल नहीं है। जैसे कि अभी हमारा यहाँ पर बजट आया है, तो वहां पर जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं वो थोड़े से चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके भी रूल्स चेंज हुए हैं, तो उसका कंपनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। साथ के साथ अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न है, यानी कि इकोनॉमी एकदम से अगर गिर जाती है, इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन हो जाता है, तो उसका भी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द वन ऑफ द फाइनेंशियल इंडिकेटर ऑफ एमएसएमई टेंडिंग टुवर्ड्स सिकनेस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है कि जो एमएसएमई है वो सिकनेस की तरफ जा रहा है, यानी कि आगे चलकर जो एमएसएमई है उसे फाइनेंशियल डिफिकल्टी होने वाली है। पहला, इंक्रीजिंग द नेट प्रॉफिट मार्जिन ओवर द टाइम, तो ये तो एक अच्छा इंडिकेटर होता है। मतलब ये सिकनेस की ओर नहीं बताता हमें, हमें बताता है कि एमएसएमई की ग्रोथ होगी। कंसिस्टेंट पॉजिटिव कैश फ्लो, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है। कंटिन्यूस डिक्लाइन सेल्स एंड प्रॉफिट, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि अगर कंटिन्यूस बेसिस पे सेल्स कम हो रही है, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में जाकर जो एमएसएमई है वो बंद होने वाली है, या फिर वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी को फेस करेगी। उसके बाद हाई क्रेडिट वर्दनेस, इजी लोन अप्रूवल, तो ये आपका फाइनेंशियल इंडिकेटर नहीं होता है एमएसएमई सिकनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच एंटिटी प्लेज अ प्राइमरी रोल इन असेसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एमएसएमई रिहैबिलिटेशन प्लान्स, तो कौन सी ऐसी एंटिटी होती है जो कि यहाँ पर एमएसएमई रिहैबिलिटेशन प्लान्स को एग्जीक्यूट करती है। ऑप्शन है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में सिडबी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। प्राइमरी रोल यहाँ पर क्या किस एंटिटी का रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। सिडबी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिडबी जो है हमारे देश के अंदर अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको फंडिंग भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए एमएसएमई रिहैबिलिटेशन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी की रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन एमएसएमई रिहैबिलिटेशन। देखो ये जो एमएसएमई रिहैबिलिटेशन होती है वो नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी एमएसएमईज है वो कहाँ से बैंक लेती है, कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक्स ही यहाँ पर रिहैबिलिटेशन को इंप्लीमेंट कर सकती है। तो क्या रोल रहता है कमर्शियल बैंक का, तो पहला देखो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग लोन, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट रोल कमर्शियल बैंक्स प्ले करते हैं, यानी कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऐसे एमएसएमई को जो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी को फेस कर रही है, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है लोन्स को रीस्ट्रक्चर करके जो है वो दिया जाता है। उसके बाद मॉनिटरिंग असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिहैबिलिटेशन, तो जो रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस है वो कैसी रही है, यानी कि उसका एमएसएमई को कोई बेनिफिट मिला है या फिर नहीं मिला है, उसको मॉनिटर और असेस करने का काम भी कमर्शियल बैंक का रहता है। उसके बाद इंपोजिंग इमीडिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट एमएसएमई इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो ये गलत है। देखो ये गलत है, क्यों, ये रोल नहीं होता है कमर्शियल बैंक का, यानी कि अगर एमएसएमई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को फेस कर रही है तो इमीडिएट बेसिस पे लीगल एक्शन जो है वो नहीं लिया जा सकता। उसके बाद मॉनिटरिंग क्रेडिट हेल्थ एंड ऑफरिंग रेमेडियल सोल्यूशन, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि क्रेडिट हेल्थ को मॉनिटर करना, रेमेडियल सोल्यूशन ऑफर करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कमर्शियल बैंक का, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वो वाला रोल जो है वो कमर्शियल बैंक का नहीं रहता है। उसके बाद देखो व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन प्रिवेंटिंग एमएसएमई सिकनेस, ठीक है। तो एमएसएमई सिकनेस को प्रिवेंट करने में जो एंटरप्रेन्योर है, जो कि बिजनेस को रन कर रहा है, उसका प्राइमरी रोल जो है वो क्या रहता है। पहला, relying entirely on गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर सर्वाइवल, यानी कि हमेशा वो गवर्नमेंट की तरफ देखता है, गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाता है कि प्लीज मेरे को सब्सिडीज दे दीजिए
ताकि मैं अपने बिजनेस को सर्वाइव करवा पाऊँ। या फिर इंश्योरिंग प्रोएक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बिजनेस डिवर्सिफिकेशन, यानी कि वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करे और साथ के साथ बिजनेस डिवर्सिफिकेशन भी करे। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। देखो, प्रोएक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि हमें एंटिसिपेट करना है कि फ्यूचर में हमें कौन कौन से फाइनेंशियल चैलेंजेस आने वाले हैं, और उसको एड्रेस करने के लिए आपको पहले से ही पॉलिसीज जो है वो बनाने पड़ेंगे, ताकि जब वो चैलेंजेस आप फेस करो तो आप आसानी से उन्हें मैनेज कर पाओ। साथ के साथ बिजनेस डिवर्सिफिकेशन भी आपको करना है, यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के अंदर सेल करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को प्रोडक्ट ऑफर करने हैं, ताकि आप किसी एक सिंगल कस्टमर या फिर सिंगल मार्केट पे डिपेंडेंट ना रहो और रिस्क को डिवर्सिफाई कर पाओ। अवॉइडिंग एक्सपेंशन एंड मेंटेनिंग लो ऑपरेशन कॉस्ट, तो ये सही तरीका नहीं होता है। मतलब कि एक्सपेंशन को अवॉइड करना, लो ऑपरेशन कॉस्ट को मेंटेन करना, ये कोई तरीका नहीं होता। देखो, लो ऑपरेशन कॉस्ट आप मेंटेन कीजिए पर एक्सपेंड भी साथ के साथ कीजिए। उसके बाद रिक्वेस्टिंग फ्रीक्वेंट लोन राइट ऑफ फ्रॉम द बैंक, तो ये भी सही तरीका नहीं होता है कि बैंक से अपने लोन को माफ करने की अर्जी देते रहना, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट पार्ट ऑफ आरबीआई मैंडेटेड एमएसएमई रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। तो आरबीआई के द्वारा जो मैंडेटरी एमएसएमई रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि इसका पार्ट नहीं होता है। पहला, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिकनेस, सिकनेस को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना। फोर्स लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स ऑल सिक एमएसएमई, यानी कि जितने भी यहाँ पर सिक एमएसएमईज हैं उनकी एसेट्स को फोर्सफुली लिक्विडेट करना, यानी कि सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेना। या फिर फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन प्लान्स, यानी कि रिहैबिलिटेशन प्लान्स को फॉर्मुलेट करना और इंप्लीमेंट करना। इवैल्यूएशन ऑफ यूनिट विएबिलिटी विद इन 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीनों के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है उसकी विएबिलिटी को चेक करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्स लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स ऑफ ऑल सिक एमएसएमई, ये गलत तरीका है, ये पार्ट नहीं है रिवैल्यूएशन प्रोसेस का। बाकी सिकनेस को अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई करना, साथ के साथ रिहैबिलिटेशन प्लान्स को फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना, और जो यूनिट विएबिलिटी उसको 3 महीनों में चेक करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आरबीआई की रिहैबिलिटेशन प्रोसेस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन एमएसएमई रिहैबिलिटेशन। तो गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है एमएसएमई रिहैबिलिटेशन के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द एमएसएमई रिहैबिलिटेशन? पहला, सडन पॉलिसी चेंजेस कैन नेगेटिवली इंपैक्ट एमएसएमई सर्वाइवल, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो, गवर्नमेंट अगर सडनली अपनी पॉलिसीज को चेंज करती रहती है, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, उसको अगर वो चेंज करती रहती है तो उसका यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एमएसएमई के ऊपर, जिसकी वजह से एमएसएमई को लॉस होता है और उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। साथ के साथ जो उसके बाद देखो, द गवर्नमेंट मस्ट कोलैबोरेट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, तो ये भी करेक्ट है। जो गवर्नमेंट है अगर उसे पॉलिसी बनानी है तो उसे डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में मिलकर पॉलिसी बनानी है, ताकि उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एमएसएमई के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो ना पड़े। गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुड बी लिमिटेड टू टैक्स इंसेंटिव्स ओनली, तो ये गलत है। देखो, गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो सिर्फ टैक्स इंसेंटिव्स तक लिमिटेड नहीं है, मतलब कि टैक्स इंसेंटिव्स के साथ साथ और बहुत सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट करती है एमएसएमई के रिहैबिलिटेशन के लिए। उसके बाद विड्रॉवल ऑफ सब्सिडीज कैन लीड टू एमएसएमई डिस्ट्रेस, तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट उसे विड्रॉ कर लेती है तो उसकी वजह से एमएसएमई के अंदर डिस्ट्रेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो सिर्फ टैक्स इंसेंटिव्स तक लिमिटेड नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम जो है वो गवर्नमेंट करती है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बजे मुझे बता दीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। और अगर आप एमएसएमई की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको हमारा फुल कोर्स जो है वो मिल जाएगा एमएसएमई का, जहां पर एमएसएमई का फुल सिलेबस जो है वो आपको कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाएगा, और इन वीडियोस की ड्यूरेशन जो है वो काफी कम होती है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में इस सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन जो है वो कर पाओगे। साथ ही साथ वीडियोस की जो लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स है, जिससे आपको समझने में, लेक्चर्स को समझने में कोई डिफिकल्टी जो है वो नहीं आएगी। और इसके अलावा हम आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी जो है वो दे देते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन और प्रैक्टिस जो है वो कर पाते हो। तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज जो है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करें लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमएसएमई डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म इज करेक्ट। ठीक है, तो जो एमएसएमई की डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखो, इट अप्लाइज ओनली टू लार्ज एमएसएमई विद ओवर 10 करोड़ इन लोन्स, तो ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद देखो, ओनली नॉन कॉर्पोरेट एमएसएमई कैन अप्लाई फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, तो ये भी यहाँ पर जो है वो गलत है। अकाउंट्स क्लासिफाइड एज लॉस एसेट्स आर नॉट एलिजिबल, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब ये लॉस एसेट्स यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर लॉस एसेट जो है वो क्या होते हैं, देखो जो हमारी बैंक्स है उनको अपनी एसेट्स को जो है वो क्लासीफाई करना होता है, अपनी एसेट्स को जो है वो क्लासीफाई करना होता है। जैसे कि जो नॉर्मल एसेट्स होती हैं उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एसेट, जिनके ऊपर उनको प्रॉपर इनकम वगैरह जो है वो मिल रही होती है। ठीक है, उसके बाद ना हमारे यहाँ पर सब स्टैंडर्ड एसेट्स आ जाते हैं जिसके अंदर एनपीएस आ जाती है, फिर एक डाउटफुल की कैटेगरी होती है, और उसके बाद लास्ट में आती है लॉस एसेट की कैटेगरी। लॉस एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि मतलब कि खत्म हो चुकी है। कहने का मतलब है कि अब यहां से पैसा रिकवर करने की कोई भी उम्मीद नहीं है, और नॉर्मली आरबीआई जो है वो डिक्लेयर करती है कि कौन सी एसेट जो है वो लॉस एसेट की कैटेगरी में जो है वो आएगी। तो अगर कोई एसेट लॉस एसेट की कैटेगरी में आ चुकी है तो वो यहाँ पर डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म के अंदर एलिजिबल नहीं रहती है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि जो भी यहाँ पर डेट की जो टर्म एंड कंडीशंस है उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना, यानी कि उसमें कुछ ऐसे चेंजेस करना ताकि बोरवर को आसानी हो पेमेंट करने के लिए। जैसे कि मान के चलिए आपने टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया, पहले 5 साल में लोन रिपे करना था, अब आपने 10 साल कर दिया है, या फिर आपने जो ईएमआई की अमाउंट है वो यहाँ पर कम कर दिया है, या फिर आपने यहाँ पर जो इंटरेस्ट था उसको यहाँ पर जो है वो कम कर दिया पहले से। तो ये जो आपने टर्म एंड कंडीशन को चेंज किया, इसी को हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म कहते हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो सामने वाला बंदा यानी कि जो एमएसएमई है उसको लोन वापस करने में किसी भी तरह की जो डिफिकल्टी है वो ना आ सके। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सरफेसी एक्ट एंड एमएसएमई लोन रिकवरी। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट और एमएसएमई लोन रिकवरी के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले सरफेसी एक्ट का मतलब समझो कि सरफेसी एक्ट बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, तो देखो पहले अगर हम बात करें सरफेसी एक्ट के आने से पहले क्या होता था, तो अगर कोई बैंक यहाँ पर लोन देती थी, जैसे कि मान के चलिए एक बैंक ने एक होम लोन दिया एक ए पर्सन को 10 लाख रुपए का, ठीक है, और ए पर्सन ने अपना जो घर है वो यहाँ पर बैंक के पास गिरवी रख दिया। अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया ना तो अब बैंक क्या करेगा, इसके होम को यानी कि घर को अपने पोजेशन में लेगा। ठीक है, पोजेशन में लेगा और उसकी सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर करेगा। और ये जो काम है उसे कोर्ट के थ्रू करना पड़ता था, यानी कि उसे कोर्ट में जाना पड़ता था, वहां पर केस फाइल करना पड़ता था। और आपको तो पता ही है कि कोर्ट वगैरह में किसी भी केस की सुनवाई जो है वो काफी टाइम में होती है, यानी कि काफी टाइम जो है वो लग जाता है। इसकी वजह से क्या होता था कि बैंक की जो एसेट्स की क्वालिटी है वो समय के साथ डिक्रीज हो जाती थी। जैसे अगर मान के चले जो केस है वो 5 सालों तक चलेगा तो 5 सालों तक बैंक को अपना पैसा नहीं वापस मिल पाएगा, साथ ही साथ जो एसेट है वो 5 सालों में यानी कि जो घर है वो काफी पुराना भी हो जाएगा। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए सरफेसी एक्ट जो है वो लेकर आया गया था। सरफेसी एक्ट की हेल्प से एक बैंक जो है बिना कोर्ट में जाए किसी भी एसेट को अपने पोजीशन में ले सकता है और उसको सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकता है। बस उसे एक नोटिस बोरवर को देना पड़ेगा और बोरवर ने अगर जवाब दे दिया, लोन का पैसा वापस कर दे तो ठीक है, अदरवाइज बैंक जो है वो उस एसेट को अपने पोजीशन में लेकर उसको सेल करके जल्दी से जल्दी अपना पैसा जो है वो रिकवर कर पाएगा। सेम चीज यहाँ पर एमएसएमई की लोन के कंडीशन में भी जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले देखो, इट अलाउज बैंक्स टू रिकवर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, तो ये वहां पर बिल्कुल करेक्ट। देखो पहली जो कंडीशन है ना सरफेसी एक्ट को इंप्लीमेंट करने की वो यही है कि जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग बन गया होना चाहिए, यानी कि एनपीए बन गया होना चाहिए। एनपीए क्या होती है? देखो कोई भी ऐसी एसेट बैंक की या फिर बैंक ने यहाँ पर मान के चलिए कोई भी यहाँ पर लोन दिया है जिसके ऊपर 90 डेज से ज्यादा का डिफॉल्ट हो गया। जैसे मान के चलिए एक एबीसी बैंक थे, उसने 10 लाख रुपए का लोन जो है वो एक एमएसएमई को दिया, ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइज को दिया मान के चलिए, और उसने इंटरेस्ट का जो डिफॉल्ट है वो कर दिया, यानी कि उसने इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो नहीं की, और ये जो डिफॉल्ट है वो 91 डेज तक कंटिन्यू रहेगा, यानी कि इसने 91 डेज तक पेमेंट जो है वो नहीं की। तो ये जो एसेट है 10 लाख रुपए की जो यहाँ पर एबीसी बैंक ने लोन दिया है, ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बन जाएगा। तो अगर आप सरफेसी एक्ट को यूज करना चाहते हो तो पहले एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग बनना जरूरी है। और ध्यान में रखना है कि अगर जो आपकी सिक्योरिटी है वो कोई एग्रीकल्चर लैंड है,
मतलब कि आपको आपने जो लोन दिया था बदले में आपको कोई एग्रीकल्चर लैंड एज अ सिक्योरिटी मिली थी, तो वहां पर आप सरफेसी एक्ट का यूज नहीं कर सकते हो। यानी कि पहले तो एसेट नॉन फॉर्मिंग बननी चाहिए, साथ के साथ आपके पास जो सिक्योरिटी है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि आप कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना आसानी से बैंक जो अपने नॉन फॉर्मिंग लोन्स को रिकवर कर सकता है। उसके बाद इट इनेबल्स डेट रिकवरी बाय ऑक्शनिंग एसेट्स ऑफ डिफॉल्टिंग एमएसएमई, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारा जो बैंक है वो डिफॉल्टिंग एमएसएमई की जो एसेट्स है उसको ऑक्शन करके, उसको सेल करके अपना डेट को रिकवर कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। इट मैंडेट्स अ 90 डे पीरियड बिफोर बैंक्स कैन इनिशिएट रिकवरी एक्शन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो 90 डे का डिफॉल्ट होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मतलब 20 तारीख को यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना था और 20 तारीख को पे नहीं किया तो 21 तारीख को ही सरफेसी एक्ट का यूज कर लिया बैंक ने और एक्शन इनिशिएट कर दिया, यानी कि एसेट को पोजीशन में ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले एसेट को एनपीए बनना जरूरी है, उसके लिए 90 डेज का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होना जरूरी है, उसके बाद ही एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। उसके बाद दिस एक्ट एप्लीकेबल ओनली लोन्स अबाउट 50 लाख, तो ये भी गलत है। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आउटस्टैंडिंग लोन है ना, जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा जो है वो होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पर जो है वो यूज किया जा सकता है इस एक्ट को, अदरवाइज इसे यूज जो है वो नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर 20 लाख नहीं बल्कि 1 लाख रुपए, क्या है यहाँ पर 1 लाख रुपए, ध्यान में रखना है कि अगर आउटस्टैंडिंग जो लोन अमाउंट है वो 1 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पर बैंक जो है वो सरफेसी एक्ट का यूज जो है वो कर सकता है। तो मैंने गलती से पहले 20 लाख बोल दिया था, पर असली जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी जो पहली 3 स्टेटमेंट्स है ये यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, चौथी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ए बी एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी ये चौथी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत जो है वो रहेगी। क्लियर है आपको यहाँ तक। एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए, और आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एमएसएमई का एग्जाम जो है वो आने वाला है, तो आपके लिए ये जो सेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। एक सेशन ऑलरेडी हमने अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर कंडक्ट कर दिया है, तो उसे भी एक बार जाकर जो है वो जरूर देख लीजिएगा। वहां पर भी हमने एमएसएमई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। फटाफट से जाकर उस वीडियो को जो है जरूर देख लीजिएगा। तो आज का सेशन जो है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको यहाँ पर अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। और हमारे कोर्सेज को जरूर एनरोल कर लेना ताकि आप सही तरीके से एमएसएमई की जो है वो प्रिपरेशन कर सको। अगर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। ऐप के नाम तो मैंने आपको बता दिए थे, कैसे एनरोल करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, आपको हमारी जो ऐप है लर्निंग सेशन ऐप ऑफ एग्जाम्स ये मिल जाएगी, इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है, वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन आईवीएफ मिल जाएगी, इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा हमारी यहाँ पर वेबसाइट भी है iibf.info, आप उसके थ्रू भी हमारे कोर्सेज को एनरोल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।